नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हम किसी एक नए आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से बात करते हैं जिनसे बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलता है, हमको समझने को मिलता है कि उनकी कार्य करने की शैली क्या होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे होने वाले अफसर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जागृति अवस्थी की। भोपाल की शान बढ़ाती है, देश की शान बढ़ा दी और मध्य प्रदेश में सरकार से लेकर तमाम सारे लोग बधाइयाँ देने पहुँच रहे हैं। जागृति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है अफसरनामा में। थैंक यू सर। क्या कहेंगी जागृति, आज बड़ा दिन है आपके लिए और हम सब के लिए भी। इस दिन को लेकर पहले आप बता दीजिए आज क्या कहेंगे। डेफिनेटली सर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसा ये पहला ही एक्सपीरियंस है और सभी लोगों की दुआएं हैं, उनके इतना आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ये खुशी जब मिलती है तो उसके लिए एक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रही होंगी तो क्या जब से ही ये मन बना लिया था आपने कि मुझे इस पायदान तक पहुंचना है, या मन में कुछ और चलता था? जब स्टूडेंट रही होंगी, मैं शुरुआत उससे ही समझना चाहूँगा आपसे कि कैसी थी वो शुरुआत। सर, स्टूडेंट टाइम में तो एक मुझे लगता है हर बच्चे के मन में एक बार तो आता ही है कि सिविल सर्वेंट बनना है। तो एक ऐसे विचार तो था कि बनेंगे, कलेक्टर सुनते थे सबको, लेकिन कभी एक सीरियस एफर्ट नहीं रहा, कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो शुरू से किया था कि जो सामने आ रहा है पहले उसे अच्छे से देखा जाए। तो वही 11th 12th करती गई, मैथ्स किया। फिर मैंने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया 2017 में। 2017 में फिर मुझे लगा कि मुझे करियर में स्टेबिलिटी चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर बीएचईएल में 2 साल नौकरी की। लेकिन बीएचईएल में रहते हुए फिर वो जो एक विचार था वो दृढ़ संकल्प में बदल गया कि अब करना है तो सिविल सर्विसेज ही करना है। वहाँ पर जब मैंने एक्सप्लोर किया, सामाजिक चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा मेरे लिए ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा। मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है, समाज के लिए कुछ करने का मौका देता है। फिर तो ये मेरा पैशन बन गया कि अब करना है तो यही करना है। नौकरी छोड़ करके फिर मैंने 1 साल तैयारी भी की। मतलब नौकरी छोड़कर आपने तैयारी की, यानी एक बड़ी रिस्क आप पहले ली चुकी थी। जी बिल्कुल सर। तो ये जब आप नौकरी छोड़ रही होंगी, परिवार के लोगों ने आपसे कहा होगा कि ऐसा मत करिए, या परिवार के लोग कह रहे थे ठीक है छोड़ दीजिए नौकरी और आ जाइए तैयारी करिए? पहले तो मुझे ही था कि क्योंकि मेरा पहला जो प्रयास था वो बीएचईएल में रहते हुए ही था, वहीं रह करके जो थोड़ी बहुत तैयारी हुई, तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला। मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक प्रॉपर टाइम दूँ। तो जब मैंने ये विचार शेयर किया अपने पेरेंट्स से, तो वो बोले कि उन्होंने थोड़ा सा वार्न किया पहले तो, कि समझ लो रिस्क है और एक अच्छी नौकरी है, भोपाल में ही है, और एक बार मन बना लो, कन्विंस हो जाओ। पर जब मैंने उनसे बोला कि अब मुझे यही करना है तो फिर पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो उठा लिया कदम उठा लिया, अब आगे देखो। आपने जैसा कहा कि पहली बार आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई, लेकिन ये बहुत अलग तरह का मसला है। मैं कई आईएएस अफसर का इंटरव्यू किया है या जो जितना समझा पढ़ा है कि ये सेकंड जब आपने दूसरा अटैम्प्ट किया तो सीधा आप दूसरी पोजीशन में आ गए। जब ये रिज़ल्ट आपके पास होगा, सामने होगा, तो आपको लग रहा था कि हाँ मेरी पोजीशन सेकंड होगी? बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने भाई को भी बोला कि एक बार वेरीफाई कर लो कि मैं ही हूँ ना, रोल नंबर देख लो, नाम मिला लो। तो इतना तो नहीं सोचा था। मेहनत तो मैंने की थी, अपना 100% देने की कोशिश की थी, और उसके बाद फिर सेकंड रैंक आ गई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ क्वालिफाई तो होना चाहिए, बट रैंक का तो कौन सोच पाता है। दोनों में बहुत फ़र्क है, क्वालिफाई होना और जैसा आप कह रही हैं कि दूसरी रैंक आ गई। तो क्या आप मेहनत का जो आपका वर्ष रहा होगा, कितने घंटे आप मेहनत करती रही? और स्वाभाविक है जब आप रैंक सेकंड लेकर आई हैं तो तैयारी मुझे लगता है जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा हो गई। हाँ सर, तैयारी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही करनी पड़ जाती है क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है। मैं 2 साल तक मैंने पढ़ाई की है लगातार, 1 साल तैयारी और 1 साल का तो एग्ज़ाम ही है। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना। अब वो डेली मतलब डेली, कभी कोई ब्रेक का उसमें कोई चांस नहीं होता था। बाकी एग्ज़ाम करीब आते थे तो फिर वो 10 से 12, 12 से 14 वो अपने आप बढ़ जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। प्रैक्टिस मैंने बहुत की, अपनी गलतियों को सुधारना। मैं बिल्कुल भी गलतियों पे मेरा यही होता था कि ना दुखी होना है ना हार माननी है, हो रही है बस सुधारना है। तो हर स्टेज पे मैंने वही किया, और कई बार लगता था कि गलती तो नहीं कर दी नौकरी छोड़ के, बस उस टाइम पे बस ये कि नहीं, पीछे तो देख ही नहीं सकते, पीछे रास्ता ख़त्म है जी। तो वो एक अपने आप को बताती रहती थी। नहीं, जैसा आपने कहा कि कई बार पीछे मुड़कर देखते थे,
तो वो जब पल रहा होगा कि आप पीछे मुड़कर देखा करती थी, आपको समझ आता था, तो क्या किस तरह की चिंताएं होती थी मन में? क्या लगता था कि लेकिन सेकंड पोजीशन आई है आपकी, तो वो भी लग रहा होगा, लेकिन आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं की? बिल्कुल नहीं सर, मेहनत में मैंने कभी कमी नहीं की, क्योंकि मुझे ये समझ में आता था कि मैं नौकरी छोड़ करके आई हूँ, कुछ त्याग करके आई हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए त्याग कर रहा है, तो पीछे मुड़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अब मुझे बीएचएल वापस नहीं लेगा, रिज़ाइन कर चुकी हूँ। तो बस आगे देखो, आईएएस बन करके दिखाओ, दैट्स इट। तो बस दिमाग में वो एकदम बैठ गई थी वो बात। और कभी कभी तो आता था मन में, तो मैं पेरेंट्स से बोलती थी कि अरे गलती तो नहीं कर दी या कुछ, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि जो होगा देख लेंगे, बस एक बार लड़ाई में अपना 100% दे दो, एक बार लड़के तो देखो। तो पहले जो तैयारियां हुआ करती थी वो कुछ अलग होती थी, लेकिन आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत से हैं, सोशल मीडिया है, ओटीपी प्लेटफॉर्म्स है, तो बहुत ऐसा मटेरियल है जो आपको पढ़ने के लिए मिल जाता, तैयारी के लिए मिल जाता। तो क्या ये माना जाए, ये जो सोशल मीडिया या वर्तमान का जो ताना बाना है वो सहयोग करता है या नुकसान पहुंचाता है? सर दोनों, आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है, माइंडसेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया पे अब आजकल पीआईबी के हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ के हैंडल्स हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि सोशल मीडिया में हम अपने फ्रेंड्स की पोस्ट देखना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करना, वो सब भी शुरू हो जाता था, तो डिस्ट्रैक्शन रहती थी। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से तो किनारा ही कर लिया था कि मैं किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहती। अगर एक ये और त्याग करके मुझे मिलती हो सफलता, तो ये भी सही है। नहीं, लेकिन आपने त्यागा उस चीज़ को, और अभी हम देख रहे हैं इस दौर में कि हर हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल के भीतर जैसा आपने कहा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपना समय वहाँ लगा देते हैं। बच्चे हैं जो कॉलेजेस के, या हमारे बच्चे भी हैं, तो वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम उसी में बिताते हैं। तो क्या पहले से आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा, लेकिन जब आप तैयारियां कर रही होंगी तो जीके है, जनरल नॉलेज है, या बाकी जो अन्य आपकी प्रिपरेशन होगी, उसमें तो ज़रूरत आपको पड़ी होगी? जी सर, बिल्कुल। मोबाइल और इंटरनेट तो आजकल का लाइफलाइन है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो ऐप्स होती थी कई, जिसमें आप डेली क्विज़ ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की ऐप्स आती थी, उसको यूज़ करना। मोबाइल फ़ोन इज़ लाइक इट इज़ अ वंडरफुल टूल अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें। पर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जब हम उसको यूज़ करने लगते हैं अपनी लाइफ में कंपैरिजन करने के लिए, या ऑनलाइन गेमिंग अच्छी चीज़ है अगर आप थोड़ी देर रिफ़्रेश हों, लेकिन कुछ लोग उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं, फिर आपका टाइम खाते हैं वो। तो एक बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये जो बैलेंस शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये बड़ा गज़ब है। बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत दर्शक हैं, बहुत यूथ है जो आपको देख रहे होंगे इस समय, और मुझे लगता है उसके हाथ में भी मोबाइल होगा और मोबाइल पर आपको देख रहा होगा। लेकिन ये जो बैलेंस बनाना, ये बैलेंस कैसे बनाए बच्चे? मोबाइल में अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन है तब तो कोई बात ही नहीं, आपको मालूम है कि आपको कौन सी साइट्स नहीं देखनी चाहिए और कौन सी देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से 18-19 साल का कोई भी युवक ये समझ सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आजकल तो ऐप्स आते हैं जहाँ पर जाके आप पर्टिकुलर कोई वेबसाइट ब्लॉक भी कर सकते हैं, कि अगर आप ज़्यादा फेसबुक देखते हैं तो आप फेसबुक ब्लॉक कर दीजिए, वो आपको एक्सेस ही नहीं करने देगा। तो उस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट हो जाता है। मैंने कुछ टाइम के लिए वो भी यूज़ किया जब शुरुआती दौर था। तो बैलेंस के लिए यही है कि एक बार सोच लीजिए, कोई भी साइट खोलने से पहले एक बार ये सोचिए कि क्या ये यूज़फुल है, अगर है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो पीछे हट जाइए। एक ही सिंपल सा सवाल कई बार आपको बचा लेगा उस साइट पे जाने से ही। कहा जा रहा है कि आपके घर में टीवी भी आप लोग पसंद नहीं किए, टीवी भी नहीं है आपके घर में, और ये आज के दौर में बड़ा अजीब लगता है सुनने में। मतलब ऐसा फील होता है कि कितना आप लोग ने दिया इस परीक्षा के लिए, जब भी आप सेकंड पोजीशन बना पाए। लेकिन कभी आपके मन में नहीं आया कि जब स्कूल कॉलेज से लौटे तो थोड़ी देर टीवी देख लिया जाए? जैसा आपने मोबाइल से भी दूरी बनाई, मोबाइल में वही चीज़ देखी जो आपके काम की है। और मुझे लग रहा है जो लोग आपको देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि आपको मोबाइल से कितनी दूरी बनाकर चलना, कितने नज़दीक आना है, जब भी आप जागृति जैसी जगह ले पाते हैं। लेकिन ये टीवी का कंसेप्ट जो घर का है, कब से शुरुआत से टीवी नहीं लगी रही है? नहीं सर, शुरुआत से तो टीवी था, सब लोग देखते भी थे। फिर 2017 में वो ख़राब हो गया अपने आप, तो ये हुआ कि अब नया लेना है। तब मेरा भाई नीट की तैयारी कर रहा था, तो सब ने कहा कि अभी रुक जाते हैं, इसका निकल जाने देते हैं क्योंकि डिस्टर्ब होगा, आवाज़ें आएंगी। तो हमने टीवी नहीं लिया। 2019 में जब उसका हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दी, फिर एक और कि अब इसका हो जाने दो फिर लेंगे। तो मम्मी पापा भी न्यूज़ देखते थे तो मोबाइल टैबलेट पे देख लिया करते थे, लैपटॉप पे देख लिया। हम लोग को भी कभी मन है वेब सीरीज़ देखने का तो मोबाइल फ़ोन्स पे ही देख लिया। तो टीवी से तो एक वो था कि अब ज़रूरत नहीं है तो नहीं चाहिए, और अब तो ज़रूरत महसूस भी नहीं होती है।
कितना घंटे, कैसी आपकी टाइमिंग कैसी रहा करती थी जब आप तैयारी करती थी? क्या उसके लिए कुछ घंटे अलग से निर्धारित किए थे कि 3 घंटे सुबह पढ़ना, 3 घंटे रात को पढ़ना, या उसके लिए समय आपने निर्धारित कर रखा था कि जब सब सो जाए? कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब सब लोग सोते रहते हैं तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो रात को पढ़ते क्योंकि रात में एक अलग तरह का माहौल मिलता। आपका क्या था टाइम, जो आपने अपना टाइम टेबल तैयार किया गया होगा आपकी तरफ से, वो कैसा था? सर वैसे तो मैंने जैसे कहा 8 से 10 घंटे तो एक बेयर मिनिमम है, उससे कम में तो आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं टॉपिक वाइज बनाती थी टाइम टेबल। एक स्लॉट तैयार कर लिया कि सुबह, क्योंकि मेमोरी थोड़ी शार्प रहती है मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपना डे बिल्कुल वही 6 o'clock से 10 o'clock एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है उसी से मैंने अलाइन कर रखा था। तो सुबह 6 बजे उठे, थोड़ा वॉक पे गए या कोई बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो गए। सुबह के 3-4 घंटे निकाल करके कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें मेमोरी का बहुत यूज़ है, जैसे हिस्ट्री है तो उसमें काम आता है। फिर ब्रेक ले लिया लंच के टाइम में, फिर एक स्लॉट निकाला तो उसमें कुछ कंसेप्चुअल पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली या इकोनॉमिक्स पढ़ ली। फिर थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए एक टाइम निकाला तो न्यूज़पेपर देख लिया, कुछ मैगज़ीन के बुकलेट्स वगैरह देख लिए, और फिर बीच में हर दिन में थोड़े थोड़े सवाल लगाते गए। ऐप्स पे सवाल आते हैं, इनसाइट्स IAS है, IAS बाबा है, तो बस इनमें 5-5, 6-6 सवाल लगाते गए। तो ऐसे तोड़ दिया। मतलब मेरी मम्मी मेरे को एक बात बोलती कि अंग्रेज़ों ने बोला कि तोड़ो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। बोले तुम भी अपने सिलेबस के साथ यही करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो सिलेबस डुएबल लगने लगेगा, और बस उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। आपने जैसा कहा, तो क्या आपका सब्जेक्ट क्या रहा है इसमें, जो मुख्य सब्जेक्ट होता है वो क्या विषय रहा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है जी। और उसके साथ ही मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। समाज के बारे में समझ इम्प्रूव हुई है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा उसका आउटपुट मुझे मिला है। नहीं, आप मैथ्स से, आप मैरिट मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है, बावजूद इसके आपने सब्जेक्ट जैसा आपने Humanities कहा, हाँ, तो ये कैसे? सर जब मैंने पहली बार ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो मैंने इलेक्ट्रिकल से ही भरा था, लेकिन जब प्रीलिम्स नहीं हुआ और मैंने दूसरी बार जब हर चीज़ सोची, मुझे लगा कि मैं 2 साल में इंजीनियरिंग के कुछ कंसेप्ट सब भूल चुकी हूँ, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन का एक एक्स्ट्रा सिलेबस भी आ जाता है इलेक्ट्रिकल में। तो मैंने कंपैरिजन ये किया कि क्या मुझे इंटरेस्ट है और क्या ये मुझे वो आउटपुट देगा जितनी मैं मेहनत उसमें दूंगी। तो मुझे समझ में आया मेरा इंटरेस्ट अब सामाजिक क्षेत्र में है, तो क्यों ना एक नया सब्जेक्ट ही पढ़ा जाए, और एक फ्रेशनेस होती है नए सब्जेक्ट की। तो मुझे इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी लगा सोशियोलॉजी, और इंटरेस्टिंग भी लगा। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, आपने ये तैयारियां की, अब तो आप सिलेक्ट हो गई हैं और सेकंड पोजीशन जैसा बार बार आपसे मैं कह भी रहा हूँ, अब क्या आगे चलकर क्या मन में चल रहा है कि किस तरह का होगा आपका आगे? प्रशासनिक अफसर आप बनने जा रही है, तो मन में क्या प्लानिंग है, क्या लेकर चल रही हैं? सर यही सोच रही हूँ कि आज जितनी सराहना मिल रही है उतनी ही मेरे काम को लेकर भी मिले, लोग मेरे काम को भी पसंद करें। महिलाओं का माना जाता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, तो एक सेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी का जो अब एक कंसेप्ट आ रहा है उसको मैं इम्बाइब कर सकूं, उस अप्रोच से आगे बढ़ सकूं। अकाउंटेबिलिटी, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति आकर के सवाल पूछ सके कि आप अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब लोगों के प्रति हमारी जो समर्पण है वो और इम्प्रूव हो। तो एक ऐसा मैं ऐसी सिविल सर्वेंट बन के आने की मेरी इच्छा है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, कई ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जो आप कह रहे हैं कि किसी के प्रति पारदर्शिता हो आपके काम में, लेकिन वो नज़र नहीं आती है, सवाल भी उठते हैं। तो क्या इससे अपने आप को आप बचा पाएंगे? सर मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, क्योंकि ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक क्लिक से पता चल जाता है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब रेलवे की खिड़की पे टिकट हुआ करते थे तब में, और अब जब मोबाइल ऐप से टिकट होने लगे हैं, तो करप्शन में एक कमी आई है। एक जो ब्राइबरी का एक कल्चर पहले कहीं ना कहीं मौजूद था, वो सब अब कम, वो ब्लैक टिकट्स वो सब अब खत्म हो गया, सब अपने मोबाइल से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जितना हो सके उतना मैं इंट्रोड्यूस करूँगी अपने काम में, ताकि लोगों को पारदर्शिता दिखे। और लीड बाय एग्जाम्पल का एक कंसेप्ट है कि आप खुद सबसे पहले एक ईमानदार व्यक्ति की तरह खड़े हों, उसके बाद आप दूसरों से अपेक्षा करें। तो मैं तो सोचूंगी कि अपने स्तर पे मैं जितनी ईमानदारी दिखा सकूं वो दिखाऊं, ताकि लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं। परिवार की बड़ी भूमिका होती है, अलग तरह की भूमिका होती है, और मैं जितना आपके पापा से मैंने बात की है, वो होम्योपैथी में शायद कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, आपकी मदर एक स्पोर्ट्स टीचर रही है। जब 2 परिवार के लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, तो बच्चों पर ऐसा कहते हैं वो कम समय दे पाते हैं,
पारिवारिक किस तरह से आपको सहयोग मिला? सर शुरुआत से ही मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली का। मेरी मम्मी क्योंकि टीचर थी तो उनका टाइम और हमारा टाइम लगभग अलाइन हो जाता था, तो समय दे लेती थी। हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी हमारी पढ़ाई के लिए। थोड़ा सा गिल्ट भी है उस बात का कि उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया। वर्किंग पेरेंट्स से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है, क्योंकि जो आपके दोनों पेरेंट्स हैं वो समाज की समझ बहुत अच्छी रखते हैं। खासकर जब मदर्स बाहर जाती हैं काम करने, तो डॉटर्स के लिए तो वो इंस्पिरेशन बन जाती है कि हमको भी बाहर निकलना है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस किया है मेरे मम्मी पापा ने, और बहुत सारे लोग इंडिया में कर रहे हैं ऑब्वियसली जो वर्किंग कपल्स हैं। डॉटर्स की आपने बात की, मतलब बिटिया, लड़की, और जब लड़की की बात समाज में आती है तो एक नज़रिया अलग होता है, लेकिन अब तो चीज़ें बदल रही हैं। आप जैसी लड़कियां हम देख रहे हैं टॉपर्स बनकर आ रही हैं। ये जो बदले हुए माहौल में है, अपने आप को कैसा ढाला जाए, और जो एक समाज का दूसरा नज़रिया होता है उससे कैसे बचा जाए? समाज बदल रहा है, जाहिर है कि पूरी तरह से तो नहीं। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले मेरा मानना है कि परिवार में बदलाव हो। मेरे खुद के पूरे परिवार में कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा रूढ़िवादी मानसिकता से भी आते हैं, या उनको लगता था कि एक नौकरी लग गई है, अब क्या ज़रूरत है कि आप बार बार उसको करते रहो। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे उससे शील्ड किया कि नहीं, उसका जो मन है वो करेगी। तो अगर परिवार आपके साथ खड़ा है, खासकर आपके माता पिता, तो लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिलता है। और समाज के उन सेक्शंस को भी जो एक अलग मानसिकता रखते हैं, उन्हें भी एक आईना दिखाता है कि हम बदल रहे हैं। तो सबसे पहले घर से शुरुआत हो, माता पिता अपने बेटियों के साथ खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता समाज में कोई दूसरा उन पे उंगली उठा सकेगा। आपके एक ब्रदर भी है, वो डॉक्टर है, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। ये पहले दौर में बहुत चलता था कि घर में यदि एक इंजीनियर बन जाए और एक डॉक्टर बन जाए तो वो परिवार सबसे श्रेष्ठ परिवार कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि पढ़ा लिखा। लेकिन आप इंजीनियर के बाद डॉक्टर बन, आप इंजीनियर के बाद IAS आपने किया, UPSC किया है। ब्रदर आपके साथ रहेंगे या उसके लिए भी आपने कुछ प्लानिंग कर रखा? नहीं, मेरे भाई ने तो अभी से क्लियर कर दिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक मेडिकल फील्ड में एक बहुत एकम्प्लिश इंसान की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर्जन बनना चाहता है वो। तो अभी से ही फैमिली में बोलने लगा है कि मुझे कोई प्रेशर नहीं करेगा, मैं एक सर्जन ही बनूंगा। वो PG की तैयारी में अभी से लगा भी हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट अपनी फील्ड में ही है। ये जो एग्ज़ाम है इसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वहां जाकर कुछ अलग चीज़ें हो जाती है, और आपने जब इंटरव्यू फेस किया होगा तो वो उसके मैं कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा, क्योंकि वो यूथ भी आपसे जुड़ना चाह रहा होगा, तो उसके बारे में कुछ जरूर बताइए। सर, इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ खास अलग तैयारी की ज़रूरत नहीं है। इसको वो पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं कि आपके व्यक्तित्व का एक वो इम्तिहान है। तो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो, आप जागरूक सिटीज़न की तरह सामने आएँ, अपने बातचीत के तरीक़ों में एक सुधार लाएं। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो थोड़ा सा स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान दें। अपनी पूरी व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपके शहर, प्रदेश, राज्य, जो कुछ भी है उसके बारे में थरली बिल्कुल तैयार रहें। हॉबीज़ को लेकर तैयार रहें, और वहाँ जाएं तो उनसे बिल्कुल, मैं तो ये सोची गई थी कि वो मेरे लिए मेरे माता पिता के जैसे लोग हैं जिनसे मैं बस बात करने जा रही हूँ। तो उसी रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन है। कैसा हुआ आपके बीच में जब दोनों उन्होंने आपसे क्वेश्चन किए होंगे? ऐसे कौन से क्वेश्चन रहे? कुछ क्वेश्चन आप शेयर करना चाहेंगे जो बिल्कुल आपको लगा हो कि अब मैं इसका जवाब कैसे दूंगी, या आप जैसा आपने कहा पूरी तरह प्रिपेयर थी? जी, वैसे तो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं थे। ज़्यादातर मेरे ही जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको लेकर के सवाल पूछे गए थे। तो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ मेरा। बिल्कुल कॉन्वर्जेशन अप्रोच रही, और उन्होंने पूछा ऐसे टूरिज़्म से संबंधित, ट्राइबल डेवलपमेंट से। तो मुझे लगता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आप अपना एडिशन करके दें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताएं। तो मैंने मध्य प्रदेश में कहा कि टूरिज़्म में मध्य प्रदेश में किले बहुत सारे हैं, फोर्ट्स हैं, तो एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर दिया जाए। मुझे लगा उन्हें वो अच्छा लगा। उन्होंने कास्ट सेंसस पे सवाल पूछे, तो वो अपना आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, एक बेबाक ओपिनियन एक जागरूक सिटीज़न का क्या है, बस उतना जानना वो चाहते हैं। और वही मैंने वहाँ पे एक बैलेंस्ड ओपिनियन दिया। मैं चलते चलते आपसे दो अंतिम सवाल करूँगा। एक तो ये कि जो यूथ आपको देख रहे होंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और वो किस तरह अपनी तैयारियां करें? क्योंकि हर व्यक्ति, हर एक अभ्यर्थी की तैयारियां अपने तरीके से होती है, लेकिन आप अपनी भाषा में उसको कैसा समझाना चाहेंगे? मैं इसको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले एग्ज़ाम को समझ लीजिए। एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, किस तरह के सवाल पूछता है।
उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, हार्ड वर्क के लिए तैयार रहिए। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही है, लिख लिख कर पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जो फीडबैक आए उसको सॉल्व करें और ख़ुद में कभी भी बिलीव ना खोएं। बिल्कुल होता है, मतलब मैंने तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो की एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये सफलता दे इस तरह से काम करना। जागृति, आगे आप अफसर बन रही हैं अब, और क्या आपके मन में, जैसा पहले भी मैंने कहा था लेकिन मैं वो जवाब भी आपसे चाहूँगा, जैसे आपने पहले कल मेरी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड रूरल्स का रहा है और आपके फैमिली के टच भी वहाँ से रहा है, तो मन में क्या, जब एक कलेक्टर बनकर आप पहुँचेंगी आगामी 3 साल बाद, प्रोविजनल पीरियड जैसे ही आपका ख़त्म होगा, तो क्या ऐसी प्रायोरिटीज़ होंगी उस ज़िले के लिए? चूँकि मम्मी पापा के थ्रू एक टच है रूरल एरिया से, तो ग्रास रूट की समस्याओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ रखती हूँ उस बारे में। तो जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे ग्रास रूट पे गांव में सुख सुविधाएं जो बेसिक हैं जीवन की, हेल्थ, एजुकेशन, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए वहाँ पे कुछ नौकरी करने की आज़ादी, उस तरह की चीज़ों पे मेरा ध्यान होगा, ताकि जो गांव है वो अपने कल्चर के साथ साथ एक मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उसको भी इम्बाइब कर लें। बदल तो नहीं जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि बाद में सब चेंजेस आने लगते हैं, या बिल्कुल मन में ध्येय बना रखा? क्योंकि जिस तरह मैं आपकी माताजी से बात कर रहा था, पिताजी से बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, कई अफसरों को हम जानते हैं, बीच में आकर लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो अपने तरह से दिमाग देने लगते हैं। तो क्या जागृति ने बिल्कुल तय कर रखा कि ये जो जागृति फैल रही है फैलती रहेगी? सर, मैं तो कोशिश करूँगी कि बिल्कुल जो मेरा मोटिवेशन रहा इस सर्विस में आने का, मैं पूरा उसे सार्थक करूं। बाकी कहते हैं कि समय सब बता देता है, तो मैं तो चाहूँगी कि आज जैसे सब मेरी सराहना कर रहे हैं, आगे चल के काम के लिए भी लोग मेरी ऐसे ही सराहना करते रहें और लोगों के प्रति मेरा समर्पण बना रहे। ये मैं तो ऐसा चाहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ाई के अलावा कुछ और शौक़ था? सर, मेरे शौक़ तो थे जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर लेना, थोड़ा सा कुछ घर पे, या ओवरऑल हेल्थ कुकिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, कुछ नई रेसिपीज़ बनाते रहना, और मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ है, थोड़ा बहुत बुंदेलखंडी म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। तो चलते चलते म्यूज़िक का दो कोई लाइन सुना दीजिए बस, अंतिम। मुझे पूरा गाना याद नहीं है, लेकिन जो बोल हैं उसके कि लागे बुंदेलखंड प्यारो मोरी गुइया, ओरछा में विराजे राजा राम मोरी गुइया, वो पूरा मध्य प्रदेश के ऊपर ही है। तो राजा राम को आप बहुत मानती? जी, हर ईश्वर को मानते हैं। भगवान राम तो बिल्कुल मतलब मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि अद्वैत, कि ईश्वर कुछ अलग नहीं है, राम, शिव, कृष्ण सब एक ही हैं, और बस ईश्वर को एक एनर्जी की तरह ही मैं तो हमेशा कंसेप्चुलाइज करती हूँ, एंड इट हैज़ ऑलवेज रिमेन विद मी। आई एम डीपली रिलीजियस, और उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जागृति हमारे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश की एक ऐसी बच्ची जागृति जिसने आज प्रदेश में बल्कि देश में अपना नाम रोशन किया है, और हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन भगवान राम की जब बात आती है या धर्म की बात आती है, तो वो कहते हैं कि ईश्वर सब एक है, और जहाँ जो भी अभ्यर्थी होगा उसने ईश्वर को एक मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा गीता में कहा गया कि कर्म ही सब कुछ होता है। आपने अपने कर्म को प्रधानता दी, ईश्वर को याद रखा, तो फिर जागृति जैसी सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपका उद्देश्य बहुत क्लियर हो। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए अफसर से। अभी तो उन अफसर से मुलाकात हुई है जो अफसर बनने जा रहे हैं। धन्यवाद जागृति, मुझे दीजिए विदा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।